चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैंने अपनी पहली लेक्चर डिलीवर कर दी है। आज मेरा ये दूसरा लेक्चर है। आपको अगर मेरी ये लेक्चर समझनी है तो आपको पहली लेक्चर समझनी पड़ेगी। तो मैं इस चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को आगे बढ़ाता हूँ। ये आशा करता हूँ कि आपको पहली लेक्चर समझ में आ गई होगी। इस डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में मैं अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था, डाइट के बारे में बताया था, फूड के बारे में बताया था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब आप स्टारवेशन पे जाते हैं, जब आप भूखा रहते हैं, तो आपके बॉडी में कौन सी न्यूट्रिएंट्स किस सीक्वेंस में एनर्जी प्रोवाइड करती हैं? मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं आपको। थिंक दैट यू वेंट ऑन एन स्टारवेशन, बहुत लंबे समय के लिए आप स्टारवेशन पे जा रहे हैं, तो किस सीक्वेंस में न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपके बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज है, ये ब्लड ग्लूकोज कंप्लीटली यूटिलाइज होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी ब्लड ग्लूकोज हैं, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है, दिस ग्लूकोज विल प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। जैसे ही ये ब्लड ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, फिर हमारे बॉडी में, हमारे लिवर में और हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है। हमारे लिवर में और हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है। ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। थिंक कि आपने अभी तक खाना नहीं खाया है, यू आर स्टिल ऑन द स्टारवेशन फेज, अभी भी आप स्टारवेशन कर रहे हैं, स्टार्व कर रहे हैं। तो अब उसके बाद जब ग्लाइकोजन आपके बॉडी में खत्म हो जाएगी, तो फिर आपके बॉडी में आपका स्टोर्ड फैट, मैंने कहा था याद करो, हमारी फैट्स हमारे बॉडी की रिजर्व फूड होती हैं। तो हमारा फैट्स जो हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू में और सबक्यूटेनियस टिश्यूज में, स्किन के नीचे जो टिश्यूज होती हैं वहाँ स्टोर्ड होती हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। एडिपोज टिश्यू और सबक्यूटेनियस टिश्यूज का जो स्टोर्ड फैट है, दैट फैट विल प्रोवाइड एनर्जी। एंड इफ स्टिल वी आर नॉट ईटिंग और ईटन एनीथिंग, सो व्हाट विल हैपन? उसके बाद फैट्स खत्म, अब आपके बॉडी में प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही प्रोटीन टूटना स्टार्ट होगा, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। यू आर नॉट गोइंग टू सरवाइव। कहते हैं कि जैसे ही फैट्स टूटना स्टार्ट हो जाती हैं, हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज बनना स्टार्ट हो जाता है, और वो कीटोन बॉडीज हमारे यूरिन से पास होती हैं। तो डॉक्टर्स ने अगर स्टारवेशन वाले इंडिविजुअल में के बॉडी में के यूरिन में अगर कीटोन बॉडीज डिटेक्ट कर लिया, इट मीन्स दैट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स हैज बीन स्टार्टेड एंड दिस इज द अलार्मिंग सिग्नल फॉर दैट इंडिविजुअल, और फोर्सिबली उसे फिर हॉस्पिटल्स में एडमिट कर दी जाती हैं, क्योंकि ये अलार्मिंग सिग्नल होता है। फैट्स का टूटना मतलब कि फैट्स के बाद आपका प्रोटीन टूटेगा, और जैसे ही प्रोटीन टूटेंगी आपकी सेल टूट जाएंगी, आपका ऑर्गन्स टूट जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सेल्स की मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती हैं। तो प्रोटीन टूटेगा तो सेल विल बी डिस्ट्रॉयड, द ऑर्गन्स, द टिश्यूज ऑल विल बी डिस्ट्रॉयड एंड यू विल डाई। तो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर कैटाबोलाइज्ड, which provides energy during starvation period। सबसे पहली बात तो मैंने कहा आपको, वहाँ पे स्टारवेशन में आपका ब्लड ग्लूकोज सबसे पहले आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा।
ब्लड ग्लूकोज के खत्म होते हैं, लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड होती हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, फिर फैट्स और फाइनली प्रोटीन। तो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग स्टारवेशन पीरियड। नेक्स्ट, जो मैं अगला टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। और ये सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहले बात मुझे बताइए, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, जिस तरीके से आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन, एंड द न्यूट्रिशन हैज बीन क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू ग्रुप्स। आपने ये 9th 10th सभी क्लासेस में पढ़ी होगी। द न्यूट्रिशन हैज बीन क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू ग्रुप्स। द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक nutrition and the second one is heterotrophic nutrition। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बना ले उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, and the organism which depends on another organism for food is known as heterotrophic nutrition। The organism which prepare their food by themselves, अपना खाना खुद बनाते हैं। और दूसरा, the organism which depends on other organism for food, खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है, उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब सुनिए मेरे ध्यान से, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को मैं दो ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट इज फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड द सेकेंड वन इज केमो ऑटोट्रॉप्स। नाउ व्हाट आर फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड व्हाट आर केमो ऑटोट्रॉप्स? फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। केमो ऑटोट्रॉप्स, द ऑर्गेनिज्म विच गेट एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे ऑक्सीडाइज डिफरेंट इनऑर्गेनिक compounds to release energy and utilize this energy for food preparation। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को वो यूज करता है फूड के प्रोडक्शन में, इसे कहते हैं केमो ऑटोट्रॉप्स। नाउ फोटो ऑटोट्रॉप्स, मैंने भी आपको केमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में बताया। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट फोटो ऑटोट्रॉप्स। व्हाट आर फोटो ऑटोट्रॉप्स? पता है फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म, फोटो मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? फोटो मीन्स लाइट। It means that this
organism utilize light energy for preparation of food। ये लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करता है फूड के प्रिपरेशन में, इसे कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं फोटो ऑटोट्रॉप्स को, ये सनलाइट पे डिपेंड होता है फूड प्रिपरेशन के लिए, ये सनलाइट से एनर्जी लेता है खाना बनाने के लिए। अगर मैं इस फोटो ऑटोट्रॉप्स को डिफाइन करूं तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा एन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। एक हो गया ऑक्सीजेनिक, दूसरा हो गया एन ऑक्सीजेनिक। मैं इसको एक सिंपल रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल पहले देख लें आप। यह होगा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और दूसरा होगा ग्रीन प्लांट्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स? इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, ऑक्सीजन निकलती है, एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स इज यूज्ड। द वर्ड ऑक्सीजेनिक क्यों यूज किया हमने? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन निकलती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स। अगर इसका रिएक्शन देखें तो बहुत सिंपल है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल को यूज करेगा, और ये ग्लूकोज बनाएगा C6H12O6, और ये वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, और ये ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में अगर आपने एन ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स का रिएक्शन देखा तो इसका रिएक्शन बहुत सिंपल है। वाई द वर्ड एन ऑक्सीजेनिक हैज बीन यूज्ड? ये वर्ड एन ऑक्सीजेनिक क्यों यूज किया गया है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रहा है। अब इसका अगर रिएक्शन देखा जाए तो बहुत सिंपल है। CO2 प्लस H2S C6H12O6 प्लस H2O प्लस सल्फर। आप अगर इसको देखें तो यह होता है एन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। यानी अगर इन दोनों रिएक्शन को आप कंपेयर करें तो बहुत साफ साफ दिख रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज कर रहा है और ये ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है। ये वाटर मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करके ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है, और ये H2S को यूज करके सल्फर इवॉल्व कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करता है, बल्कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन यहां भी हो रही है, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन यहां भी हो रहा है, और सनलाइट यहां भी यूज हो रहा है। अगर मैं सनलाइट की बात करूं तो सनलाइट यहां भी यूज हो रहा है, और सनलाइट यहां भी यूज हो रहा है। लेकिन ये ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है, और ये ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करता है, सल्फर इवॉल्व करता है। सिंपल रीजन है, क्योंकि ये H2S यूटिलाइज कर रहा है, ये ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है। सिंपल रीजन है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज करता है। लेकिन पता है आपको वहां पे इसका एग्जाम्पल बहुत फेमस है। इसका एग्जाम्पल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। द टू एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीजेनिक। मैंने आपको एन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल बताया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये दो एग्जाम्पल बहुत फेमस है। आप जब फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें इसके एग्जाम्पल्स गिवन है। तो ये है आपका फोटो ऑटोट्रॉप्स, जिसको मैंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स
एंड एनऑक्सीजनिक फोटोऑडिट्रॉप्स। ये ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, ये ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करता, ये सल्फर इवॉल्व करता है क्योंकि ये H2S यूटिलाइज करता है। बल्कि दोनों सनलाइट पे डिपेंड होती हैं, दोनों सनलाइट से एनर्जी लेती हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फोटोऑडिट्रॉप्स। आइए केमोऑडिट्रॉप्स का एग्जांपल मैंने नहीं बताया था आपको, मैं केमोऑडिट्रॉप्स का एग्जांपल बता दूं। केमोऑडिट्रॉप्स का एग्जांपल होगा आयरन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया एंड फॉस्फोरस बैक्टीरिया। मैंने केमोऑडिट्रॉप्स का एग्जांपल बताया आपको, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया एंड फॉस्फोरस बैक्टीरिया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ केमोऑडिट्रॉप्स। ये मैंने केमोऑडिट्रॉप्स का एग्जांपल बताया। अब आइए बेटा नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं आपको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। जस्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए बेटा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो जो दूसरे पे डिपेंड होता है, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाता, दे कांट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ। द सिंपल रीजन इज दैट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो दैट्स व्हाई दे आर हेट्रोट्रॉप्स एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। अगर मैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करूं तो बहुत तरह की हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती हैं। पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, तीसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, चौथा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन, अगर मैं कहूं आपसे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, नाउ जस्ट आई एम रबिंग दिस पार्ट क्योंकि मैंने ये समझा दिया आपको वहां पे। मैं आपको अब इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन। आई विल बी टॉकिंग अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म which consume the complete or complete plants or animals or their parts in their elementary canal for digestion। वो ऑर्गेनिज्म जो कंप्लीट प्लांट को या कंप्लीट एनिमल को या उसके पार्ट को कंज्यूम करता हो डाइजेशन के लिए, उसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और अगर मैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल होगा अमीबा, इसका एग्जाम्पल होगा ह्यूमन। ये ऑर्गेनिज्म कंप्लीट प्लांट्स को या कंप्लीट एनिमल्स को या उसके पार्ट को, हिस्से को कंज्यूम करके डाइजेस्ट करता है अपने बॉडी में, उसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इसका एग्जाम्पल बताया मैंने अमीबा और उसके बाद दूसरा ह्यूमन। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा बेटा पे, यहां पे आप एक साथ और पढ़ लें
स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर आपसे कोई पूछे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन की कितने स्टेप्स होती हैं, तो सबसे पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन और लास्ट में इजेशन। इट्स वेरी सिंपल। इंजेशन, when you engulf the food particle, this is known as ingestion. After that you digest it in your body, this is known as digestion. And the digestion is performed by two methods. One is mechanical digestion, mechanical digestion, और दूसरा है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन, जब आप खाने को अपने माउथ बक्कल कैविटी में मैस्टिकेट करते हो, स्मॉल स्मॉल पीस में कन्वर्ट करते हो, ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको प्रॉपरली केमिकली डाइजेस्ट कर सके। दिस इज नोन एज chemical digestion. So first mechanical digestion takes place, in which the food is masticated into small pieces to increase the surface area so that the enzymes can properly act on it. And the next one is chemical digestion, in which the enzyme breaks the bond in the food molecules. हमारे food molecules में जो bonds होती हैं उसे तोड़ती हैं और उसे सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। दिस इज नोन एज केमिकल डाइजेशन। तो पहला हमने पढ़ा आपको मैकेनिकल डाइजेशन, ये हमारे बक्कल कैविटी में होता है, और दूसरा हमने पढ़ा केमिकल डाइजेशन। फर्स्ट इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन। आपको पता है एब्जॉर्प्शन कहां होता है? वैसे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन होती भी है, होते रहती हैं। हमारे माउथ में भी होता है, बक्कल कैविटी में, हमारे स्टमक में भी होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है एब्जॉर्प्शन, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है एब्जॉर्प्शन। लेकिन याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट अगर एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन है तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है, दे हैव विलाई, अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which helps in absorption. तो पहला स्टेप हो गया इंजेशन, उसके बाद हुआ डाइजेशन, उसके बाद हुआ एब्जॉर्प्शन। क्योंकि जब तक आपका खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपकी बॉडी की सेल्स उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती हैं फॉर एनर्जी। और जब आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है एनर्जी के लिए, तो उसे कहते हैं एसिमिलेशन। और उसके बाद है फाइनली इजेशन। इजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है उसे बॉडी से बाहर निकाल देना, दैट इज नोन एज इंजेशन, सॉरी इजेशन। तो सबसे पहले पढ़ा हमने इंजेशन, उसके बाद पढ़ा हमने डाइजेशन, उसके बाद पढ़ा हमने एब्जॉर्प्शन, उसके बाद पढ़ा हमने एसिमिलेशन, और उसके बाद पढ़ा हमने इजेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। आपकी बॉडी की सेल्स जब उसको यूटिलाइज करती हैं तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं। और डाइजेशन पढ़ा आपने, दो स्टेप में होती है। मैकेनिकल डाइजेशन ये होता है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में होता है। इसमें आपका खाना, फूड स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाती है और एंजाइम्स उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाता है। और उसके बाद जो एंजाइम्स होती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो खाने के अंदर जो फूड मॉलिक्यूल्स होती हैं उसे, खाने के अंदर जो फूड में जो बॉन्ड्स होती हैं उसे तोड़ती हैं, और वो टूटने के बाद सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसे कहते हैं केमिकल डाइजेशन। तो हमने यहां पे होलोजोइक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन बताया,
एग्जाम्पल और स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। मैं बता दूं व्हाट इज सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। पता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डिकम्पोजर भी कहते हैं, डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। और इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक तो है बैक्टीरिया और दूसरा है फंजाई। मैं बता दूं इसके बारे में ये क्या होता है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। ये बैक्टीरिया और फंजाई अपने बॉडी से एंजाइम्स को बाहर रिलीज करते हैं ऑन द बॉडी ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये एंजाइम्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी के ऊपर रिलीज करेंगे और वो उस डेड प्लांट और एनिमल्स और वो डेड प्लांट और एनिमल्स के बॉडी को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद ये बैक्टीरिया और फंजाई अपने बॉडी सरफेस से उसे अब्जॉर्व कर लेगा। एंड दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज, इसे हम एक नाम और भी देते हैं बेटा पे, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इसे कहते हैं एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। याद रखिएगा इसको बेटा पे। तो ये होलोजोइक हो गया, ये सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बैक्टीरिया और फंजाई बताया। ये अपने बॉडी से एंजाइम्स को बाहर रिलीज करेगा, कहां पे? डेड प्लांट और एनिमल के बॉडी के ऊपर, और वो एंजाइम्स उस डेड प्लांट और एनिमल के बॉडी को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तब जाके अपने बॉडी सरफेस से कौन? बैक्टीरिया और फंजाई अपने बॉडी सरफेस से उसे अब्जॉर्व कर लेगा और इसीलिए इसे एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये डिकम्पोजर्स हैं, हमारे नेचर में पाए जाने वाले ये डिकम्पोजर्स हैं, द बैक्टीरिया एंड फंजाई, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स। और इसको हम कहते हैं सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल है, जो हमारे बॉडी के अंदर या हमारे बॉडी के बाहर रह के न्यूट्रिशन ले और हमें नुकसान पहुंचाए, ये है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दो तरह की होती हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एक तो होता है एक्टोपैरासाइट और दूसरा होता है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट। और सबसे लास्ट में है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ई कोलाई। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। ये जो बैक्टीरिया ई कोलाई है, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में रहता है और हमारे एलिमेंट्री कैनाल में रह के विटामिन B12 का सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज विटामिन B12। ये जो ई कोलाई है, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में रह के विटामिन B12 का सिंथेसिस करता है और बदले में हम जो खाते हैं थोड़ा बहुत उसे ये खा लेता है, स्मॉल अमाउंट। तो ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन हुआ। हम दोनों ने एक दूसरे को हेल्प करा। हमें ई कोलाई ने विटामिन B12 दिया और बदले में हमने जो खाना खाया उसे हमने ये थोड़ा सा दे दिया। तो ये है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो आपने देखा यहां पे कि चार तरह की हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हुई: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ लेना, बहुत ध्यान से पढ़ना। जो मैं अब अगला टॉपिक बता रहा हूं और जो बताने जा रहा हूं वो मैं आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, सुनेगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, इस चैप्टर को मैं आपके क्लासिफिकेशन से कनेक्ट करने जा रहा हूं। जस्ट आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस चैप्टर विथ एनिमल क्लासिफिकेशन, क्योंकि वहां पे आपको पढ़ना होता है बहुत कुछ। मैं वो सारी बातें यहां पे क्लियर करने जा रहा हूं। सुनो, अगर मैं कहूं आपसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो कह देना दो तरीके होती हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती हैं, उसको दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक इनकंप्लीट डाइजेस्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सुनिए बेटा ध्यान से, द चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन has been related with classification, animal classification. So digestive system को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बताओ मुझे आप इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? दे हैव सिंगल ओपनिंग, इसमें एक ही ओपनिंग होती है, फ्रॉम विच द फूड enters and the waste is removed। बताना क्या लिखा है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां पे क्या होता है कि इनमें क्या होता है बताओ, जब इनमें एक ही ओपनिंग होती है जहां से फूड एंटर करती है और जहां से वेस्ट बाहर निकाल दी जाती हैं, इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और याद रखना, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी कुछ कहते हैं, मैं इसे कह दूंगा गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। दिस इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। और याद रखना एक चीज और, जिनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती हैं, उसके अंदर जो स्पेस होता है, दैट स्पेस इज नोन एज डाइजेस्टिव कैविटी। याद रखना है इसको, द इनर स्पेस ऑफ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, vascular cavity is digestive cavity। अब जैसे एग्जांपल, आप हाइड्रा देख लें, ये हाइड्रा है, हाइड्रा में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, ये हाइड्रा का बॉडी है, और ये वाला है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, या हम क्या कहते हैं इसे, या तो हम इसे कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज इनकम्प्लीट बिकॉज दे हैव सिंगल ओपनिंग। हाइड्रा में एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको माउथ कहते हैं, जहां से फूड आती है और जहां से वेस्ट बाहर निकल जाता है। यहीं से फूड आएंगे और यहीं से वेस्ट बाहर निकल जाएगा। तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, या इसे कहेंगे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। और इसके अंदर जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, कैविटी है, इनर स्पेस है, इसे कहते हैं डाइजेस्टिव कैविटी। दिस कैविटी इज नोन एज डाइजेस्टिव कैविटी। अब सुनो, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे एग्जांपल है। अगर कोई पूछे आपसे कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का एग्जांपल बताओ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो इसके एग्जांपल में फाइलम्स के नाम बता रहा हूं आपको। वहां पे सबसे पहले पॉरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेट्स जिसको निडेरियंस कहते हैं, उसके बाद टीनोफोरा, उसके बाद प्लैटीहेलमिंथिस जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैट वर्म, जो क्या होती है, ये होती है असेलोमेट। तो मैंने आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल बताया, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस जिसे फ्लैट वर्म कहते हैं, और ये असेलोमेट है, मतलब इसमें बॉडी कैविटी नहीं होती है। तो ये एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट का। नेक्स्ट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें दो ओपनिंग होती हैं,
Why they are known as complete digestive system? Because they have two opening, one mouth and one anus. The food enters through mouth, and after digestion the undigested food is removed out through anus. It's very simple. So the complete digestive system has two opening. और एक बात याद रखिएगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं. दिस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री कनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. लेकिन एक बात बताइए, जैसे मैंने यहां पे कहा था कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो कैविटी है, स्पेस है, उसे हमने क्या कहा था? हमने उसे डाइजेस्टिव कैविटी कहा था. लेकिन पता है यहां पे हम क्या कहेंगे? देखो, द इनर स्पेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज एंटेरिक कैविटी. एंटेरिक कैविटी याद रखिएगा इसे. आपके एलिमेंट्री कनाल का जो इनर स्पेस है, इसी इनर स्पेस को ये मान के चलें आपका एलिमेंट्री कनाल है, तो इसके इनर स्पेस को हम क्या कहेंगे? द इनर स्पेस इज नोन एज एंटेरिक कैविटी. और बहुत एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं. देखो, सबसे पहले मैं इसका एग्जाम्पल बता दूं और आपको याद रखना है इसको एग्जाम्पल के बारे में. जैसे मैंने यहां पे आपको असिलोमेट में प्लैटिहेलमिंथेस बताया था, अब मैं आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल होगा एस्केलमिंथिस. एस्केलमिंथिस पता है क्या होता है? ये होता है स्यूडोसिलोमेट. ये होता है स्यूडोसिलोमेट. एस्केलमिंथिस को हम लोग कहते हैं स्यूडोसिलोमेट. और उसके बाद नेक्स्ट एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनो डर्माटा, हेमी कॉडेट्स एंड कॉडेट्स. बहुत सिंपल है. एनेलिडा, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्माटा, हेमीकॉर्डाटा, कॉर्डाटा. पता है ये सारे क्या हैं? दे आर ऑल सिलोमेट. इट मीन्स दैट दे हैव बॉडी कैविटी. तो दो चीजें याद रखिएगा, जो असिलोमेट होती हैं उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. दिस इज आई एम स्पीकिंग ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी. जो असिलोमेट होती हैं उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और जो स्यूडोसिलोमेट होती हैं और जो सिलोमेट बॉडी कैविटी होता है, स्यूडोसिलोमेट का मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी और सिलोमेट का मतलब ट्रू बॉडी कैविटी. तो जिनमें ये दोनों चीजें होती हैं, स्यूडोसिलोमेट, इसमें एक ही फाइलम आता है एस्केलमिंथिस, और सिलोमेट में बहुत सारी फाइलम आती हैं, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनडर्माटा, हेमीकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. ये सब जो सिलोमेट होती है इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है. तो मैंने आपको इस वाले टॉपिक को आपके एनिमल क्लासिफिकेशन से कनेक्ट कर दिया ताकि आपको एनिमल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट क्लियर हो जाए इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में. कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. मैं अपने क्लास को यहीं एंड करता हूं. होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी लेक्चर समझ में आई होगी तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें. आपको उसका आंसर तुरंत मिलेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.